नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको प्रेमचंद जी का कालजयी उपन्यास गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। अब तक मैंने आपको 33 अध्याय पढ़कर सुना दिए हैं और आज मैं आपको 34वां अध्याय 34th चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी। जब मैं पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि वॉल्यूम उपन्यास का आधा हो गया है। अच्छा भी लगता है कि मैंने आपको काफ़ी पढ़ के सुना दिया है और ये भी लगता है कि अब ये ख़त्म होने की कगार पे है, हालांकि अभी समय है। चलिए मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ कि 33वें अध्याय में मैंने आपको क्या सुनाया था। पढ़ते वक्त 33वें अध्याय में मुझे कुछ ऐसा गहरा सूत्र नहीं मिला जो प्रेमचंद जी लगभग हर अध्याय में छोड़ते हैं। बस ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने गोबर का जो पलायन है गांव से शहर की तरफ, उसको रेखांकित करते हुए वो शहर की तरफ ले गए हैं और वही पात्र हैं हमारे पुराने मिस्टर मेहता, तनखा, मिर्ज़ा खुर्शीद, राय साहब, मिस मालती, मिसेस खन्ना, वही पात्र हैं। उनके बीच में गोबर की आमद करा दी है, यानी और वो भी कैसे कराई है? अमीरों के बीच में एक गरीब असहाय लड़का जिसको काम की पुरजोर तलाश है, जो अपने घर की परिवार की आजीविका के लिए किसानी छोड़ करके और वो शहर में आ गया है। 33वें अध्याय में कुछ खास नहीं था। एक आयोजन करा रहे हैं मिर्ज़ा कबड्डी का और उसमें गरीबों को यानी मजदूरों की जो पंक्ति में लोग लगे थे जिसमें गोबर भी था, उसमें से लोग छांट करके मिर्ज़ा ले आए थे और उनको बस इतना करना था कि उनको दर्शकों के रूप में वहाँ उस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। तो ये भी आप देखिए कि मुझे ऐसे लगता है कि ये व्यंग्य ही है कितना बड़ा प्रेमचंद जी की लेखनी से जो निकला है कि जो बड़े लोगों का मनोरंजन है, तथाकथित धनाढ्य लोग हैं, उनका जो मनोरंजन है वो गरीबों के लिए आप देखिए कि कितनी उनको कितना अंदर से बेचारगी का और एहसास कराता होगा कि उनको कबड्डी के आयोजन के लिए दर्शक चाहिए थे, तो वो मजदूरों को पकड़ के लाए, उनको पैसे दिए गए बाकायदा कि वो देखें वहाँ पर और जो भी आयोजन हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटा दें, कुर्सियाँ लगा दें और मेज़ें साफ़ कर दें, जो भी वहाँ पर खान पान चल रहा है उसकी एक तरीके से वेटर या केटरिंग के तौर पे वो थोड़ा बहुत काम कर दें, बाकी उनसे मजदूरी नहीं करानी थी मिर्ज़ा जी को। और वो लेकर के गए, गोबर भी वहाँ पर है। 33वें अध्याय में पूरे में कबड्डी का ही आयोजन दिखाया है। रोचक एक एपिसोड है कि मिर्ज़ा और मिस्टर मेहता का आमना सामना हो जाता है, उनकी दोनों टोलियों का, और मिर्ज़ा जो लगातार हरा रहे हैं मेहता की पाली के सारे लोग मर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, पुराना भारतीय खेल है कबड्डी कि जितने लोगों को छू लेता है एक पाली का आदमी दूसरी पाली में जाके वो मर जाते हैं और यही खेल होता है। तो दिखाया है कि मिस्टर मेहता के सारे लोग मर चुके हैं और अंत में जो है मेहता ही कस के अपने आप को दुरुस्त करके जाते हैं, मिर्ज़ा की पाली में घुसते हैं और बहुत नाटकीय अंदाज में, मतलब जहां लग रहा है कि पतले दुबले मिस्टर मेहता और मिर्ज़ा खुर्शीद उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए और मालती जो है बेचैन हो रही हैं, दर्शक दीर्घा में बैठी हुई उनको बहुत बकअप करने की कोशिश कर रही हैं मिस्टर मेहता को, हो नहीं पा रहा है। लेकिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंत में मिस्टर मेहता बाजी पलट देते हैं, मिर्ज़ा को हरा देते हैं और वो लौट के आते हैं सबको मारते हुए, मिर्ज़ा की टोली के सभी लोगों को मारते हुए। यही सब दिखाया है और मिर्ज़ा खुद उनका अभिनंदन करते हैं, उनको कंधों पे बिठा करके लेके जाते हैं और उनका स्वागत होता है। इसी बीच कुछ दिलचस्प कहना चाहिए स्टेटमेंट मिस्टर मेहता के और मिस्टर तनखा के। आपको पता है कि मिस्टर तनखा और बाकी के लोग मिस्टर मेहता को चिढ़ाते रहते हैं, उनको टीज करते रहते हैं मिस मालती का नाम लेकर के। वो दोनों ही अनमैरिड हैं, तो एक दूसरे बहुत ही आज़ाद ख्याल महिला हैं मिस मालती जो है। और शिकार के वक्त अगर आपको याद होगा तो उन्होंने अपना ये जो अट्रैक्शन फॉर मिस्टर मेहता है वो भी डिस्प्ले कर दिया है, उसको उन्होंने लगभग समक्ष रख दिया था उनके, लेकिन मिस्टर मेहता ने उसको तवज्जो नहीं दी थी। ये भी एक खास बात हुई थी। तो इसमें भी 33वें अध्याय में भी आप देखिए कि जब मिस्टर तनखा उनको फिर छेड़ रहे हैं मिस्टर मेहता को कि मालती तो आपके ऊपर खूब फिदा है और आप शादी कर लीजिए, तब मिस्टर मेहता के जो ख्याल और जो विचार स्टेटमेंट और वाक्य के रूप में प्रेमचंद जी ने लिखे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि नहीं, महिला आकर्षण की वस्तु आकर्षण पैदा करती है, लेकिन अगर उसमें समर्पण नहीं है तो वो विवाह योग्य नहीं है। मैं लबोलुबाब बता रही हूँ, स्टेटमेंट कोटेड हैं पूरे।
और वो मतलब कुल मिला के उनका सार ये है मिस्टर मेहता का कि वो बिल्कुल प्रतिमूर्ति होनी चाहिए प्रेम की, वात्सल्य की, ममता की। एक लाइन में वो ये भी कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं उसके सामने किसी पर स्त्री से, किसी पराई स्त्री से प्रेम प्रदर्शन करूं, फ्लर्ट करूं, तो इस पर वो कतई नाराज ना हो, विवाद ना करे। वो कहते हैं कि अगर मैं उसको मारूं तो भी वो प्रतिहिंसा ना दिखाए। गजब की मिस्टर मेहता की जो विचारों की वो उन्होंने पेश की है बानगी प्रेमचंद जी ने, बड़ी देखने लायक है कि उनको इतनी ज़्यादा आइडियल महिला चाहिए कि इस तरीके की बातें। एक लाइन जो मुझे अच्छी लगी इसमें, आपको भी अगर लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बस चलते चलते 34वें अध्याय के पहले 33वें अध्याय की एक दिलचस्प लाइन जो मिस्टर मेहता ने कही कि वो कहते हैं कि प्रेम ब्याह तो आत्मसमर्पण है। तो मिस्टर तनखा पूछते हैं कि अच्छा ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? तो वो कहते हैं कि प्रेम जब आत्मसमर्पण बन जाए तब ब्याह होता है, उससे पहले तो अय्याशी है। तो ये बड़ी सोचने वाली लाइनें दे दी मिस्टर मेहता ने अपने पाठकों को। और लास्ट में एक अच्छी नोट पे ख़त्म किया था 33वां अध्याय हमने कि जब बहुत देर तक गोबर उनके यहाँ पानी वानी दे रहा है, तो मिर्ज़ा जब आयोजन ख़त्म हो गया, उनके दर्शक चले गए सारे, तो मिर्ज़ा आते हैं पूछते हैं कि अरे तुम यहीं हो अभी तक? तो गोबर फिर उनके सामने अपनी बेचारगी रखता है कि मुझे काम चाहिए। और तो वो कहते हैं कि काम मिल जाएगा, 15 रुपए तुमको मिलेंगे। तो गोबर लगे हाथ कहता है कि मुझे शरण भी दे दीजिए, रहने का ठिकाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुमको कमरा भी मिल जाएगा। तो 33वें अध्याय में ऐसा लगता है कि गोबर की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ। उसको न केवल नौकरी मिली बल्कि उसको रहने की जगह भी मिल गई। 15 रुपए मासिक प्रेमचंद जी ने लिखा है कि गोबर सोच रहा है कि बहुत है उसके लिए। सुनते हैं 34वां अध्याय। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। डांड माने पेनल्टी, जो पनिशमेंट उसको मिला था अपने गोबर के कृत्यों के लिए, तो वो डांड की भेंट चली गई, यानी सब पनिशमेंट में चली गई। हरजाना वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना नहीं रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले, निराहार कोई नहीं रह सकता। उधार ले तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों ने तो मुंह चुराना शुरू कर दिया था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी नहीं हो सकती। अब जो है फिर से प्रेमचंद जी देखिए गांव में ले आए हम लोगों को, और कितना करुण दृश्य है कि होरी के यहाँ 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से आए? सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा कैसे समझे? बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमियाँ से जी बहला, मगर अब तो कोई चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साहा ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दे दी। उधार मांगने चले आते हो, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया और उधार इनको दिए जाओ बस। अब आकबत नहीं देंगे, खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यही अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए नहीं है और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। मतलब अब लोग उधार तो नहीं दे रहे हैं, बल्कि बातें भी सुना रहे हैं होरी के परिवार को। वहां से रुआसा होकर उदास होकर बैठा था कि पुत्री आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, अब रोटी बना रही हो? भाभी, अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुत्री और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वे गालियां देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए और आए भी तो घर के अंदर पांव न रखने दूं। गौ हत्या करते वक्त इसे लाज न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध के ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने तो बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं है। धनिया कोई बहाना नहीं कर सकी। बोली, पुत्री की फसल अच्छी हुई थी और बस स्वीकार, मैं गलत बोल रही हूँ बार बार, पुन्नी जो हीरा की पत्नी है, माफ कीजिएगा, जो मैंने पुत्री का है वो पुन्नी है, हीरा की पत्नी है जिसने गौ हत्या की है होरी की। उससे बोलचाल हो गई है धनिया की, और उसी का वार्तालाप मैं पढ़ रही हूँ।
पुण्य की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत नहीं हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया, वह भी तो महतो का ही है और उन्हीं की कमाई है। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहीं शरण नहीं मिलती। वह उल्टे पांव लौटी, सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज भरकर लाकर आंगन में रख दिए गए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दिए। एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो आगे आग मैं जलाई देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर वह बोली, सबका सब उठा लाई है क्या? घर में कुछ छोड़ा क्या? कहीं भागा जाता था क्या? आंगन में बच्चा खटोले पर रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलाती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी। 15 मन जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक हैं। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी फिर चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतों को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा न कहो तो एक बात कहूं। मैं क्यों बुरा मानूंगी? न कहूंगी तो तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूं ना, कुछ ना बोलूंगी तो अब कह दो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना नहीं चाहिए था। तब क्या करती? वो डूब मर जाती तो? मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। वह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने से ही गला नहीं छूटा। भोला अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए लौटा दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर सब चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर निकल गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया का दिल साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ ही था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन से लज्जित और अपमानित हो रही थी। धनिया का जो आत्म अभिमान है, स्वाभिमान, वो बहुत गजब का है। आप देखिए कि वो इतनी असहाय स्थिति में भी उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके घर कोई आके अनाज रख गया, और कृतज्ञता से वो थोड़ी विनम्र जरूर हुई है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने लिखा है कि लज्जित और अपमानित महसूस कर रही है। यह दिनों का फेर है कि आज उसे नीचा देखना पड़ा। उसको खराब लग रहा है कि उसे चीजें लेनी पड़ी दूसरे के यहाँ से। तो किसी का एहसान नहीं मानती है, यही तुझ में बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान दे रहा है। मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी मैं। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुका कर जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता तो मन दो मन दे जाती थी, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो तब समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके लिए आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया था। जगह जगह चोरियां होने लगीं, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया, पर कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अगाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं अशर्फियां बरस रही हों। बटोर लो जितनी बटोर सकें। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़हियों का मुआयना कर रहे थे। तालाब तो आधा भर गया और वहां से गढ़ैया की तरफ दौड़े, मगर कितना ही पानी बरसे ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ ही रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदों से लकान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गऊओं के लिए चारा हो गया तो आदमी थोड़ा जी गया। अब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो वह एक दिन झलाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही तुम्हारा कॉल है? इसी मुंह से तुमने ऊख फेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख फेर चुके हो, लाओ मेरे रुपए ला करके दो। होरी अब अपनी विपत्ति सुनाकर और सबकी तरह चिरौरी कर हार गया था।
सब तरह से चौरोरी करके हार गया था और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझलाकर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना मुझे कहीं उधार मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊं। दाने दाने की तंगी हो गई है, विश्वास न हो तो घर में आके देख लो, कुछ जौ मिले हैं उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में तलाशी लेने क्यों जाऊं और ना मुझे इससे कोई मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने का वादा किया था, ऊख पेर चुके हो, मेरे रुपए लाओ। तो फिर जो कहो वे करूं। मैं क्या कहूं, मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। हूरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बना के ही छोड़ेगा। दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले जाओगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कह दूं कि मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं था। उसने उग्र होकर वह बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जल लेकर कह दो कि मैंने रुपए लिए हैं तो मैं सब्र कर लूंगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, मैं तो हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भैया। जुनिया मेरे घर आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया। लड़का अलग हाथ से चला गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का नहीं रहा और अब तो मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को जुनिया घर में आ गई। जब उस वक्त मैं घर में ना होता तो सोचो कहाँ वो जाती और किसकी होकर रहती। जुनिया बरोठे के द्वार छिपी छिपी सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं हूरी बैलों को ना दे दें तो जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला लाओ, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करें। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी, बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू, मैं तो घबरा गई। काका को देखा है ना तुमने। हाँ देखा, कसाई द्वार पे बैठा हुआ है। मैं तो बोली नहीं। दोनों बैल मांग रहा है। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहा है। हाँ, कहते हैं हमारे रुपए दे दो नहीं तो बैल खोल ले जाऊंगा। तेरे दादा ने क्या कहा। उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इस द्वार पर आकर भीख न मांगे और मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते। उनका पेट भरे, हमारे तो भगवान मालिक है। हमारे हाथ तो नहीं कट गए हैं। जब तक मंजूरी कर सकेंगे करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल अगिए हो जाएंगे, बैल बधिए हो जाएंगे। और मंजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे पोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं तो न जानती थी कि ये हमारे बैरी हैं। नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया है घर में तहस नहस हो गया है। 34वां अध्याय मैं यहीं खत्म करती हूँ। 35वें अध्याय के लिए आपसे अगले सप्ताह फिर भेंट होगी। बने रहिए गोदान और प्रेमचंद जी और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।